आज हम लोग श्रोडिंगर समीकरण को व्युत्पन्न करना सीखेंगे। द्रव्य की द्वैत प्रकृति और हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के आधार पर श्रोडिंगर ने क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत दिया अपना कि परमाणु में नाभिक, जो परमाणु रहता है उसमें जो नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता की परिकल्पना के लिए श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन के तरंग गुणों को एक समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं। इसे किस प्रकार से प्रश्न के रूप में पूछा जाता है ये देख लेते हैं। इसे कई जगहों पे दुर्ग में, सरगुजा में, बस्तर में, रायपुर में पूछा गया था विभिन्न सनों में। तो श्रोडिंगर समीकरण व्युत्पन्न कीजिए, यह प्रश्न पूछा गया था दुर्ग में 2022 में। अथवा श्रोडिंगर तरंग समीकरण पर टिप्पणी सरगुजा 2022 में पूछा गया था। अथवा इसी को पूछा गया था श्रोडिंगर समीकरण लिखिए तथा साई एवं साई स्क्वायर का महत्व बताइए। यह प्रश्न पूछा गया था बस्तर में 2022 में। अथवा श्रोडिंगर समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए एवं समझाइए कि साई एवं साई स्क्वायर का क्या महत्व है। यह प्रश्न पूछा गया था रायपुर में 2022 के सेट में। ठीक है, तो आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए पढ़ा रहे हैं, है ना। तो इसका इन सभी चीज़ों का उत्तर सेम आएगा, है ना, चाहे किसी भी रूप में आपको प्रश्न दिया जाए। तो आंसर देख लेते हैं हम। क्या होता है कि द्रव्य क्या प्रकृति प्रदर्शित करता है? दो प्रकार की प्रकृति, द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करता है। और हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का जो सिद्धांत दिया था, है ना, उनके आधार पर श्रोडिंगर ने अपना क्वांटम यांत्रिक का सिद्धांत दिया। तो इसे लिख लेते हैं। द्रव्य की द्वैती प्रकृति तथा हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के आधार पर श्रोडिंगर ने क्वांटम यांत्रिकी का सिद्धांत दिया। जैसे ये कोई परमाणु है ना, जो विभिन्न कक्षाएं हैं जिसकी, इस पर विभिन्न कक्षाओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है ना, इस तरह से, है ना। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है नाभिक के। ये क्या है, नाभिक जिस पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, है ना, और इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अभी ये नाभिक है जिस पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षा। तो इस इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी ये पता नहीं था, है ना। तो श्रोडिंगर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि जो इलेक्ट्रॉन का तरंग गुण होता है उसका अध्ययन करके एक समीकरण प्रस्तुत किया, जिसे ही श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता हमको पता चल सके, है ना। तो सिद्धांत दिया परमाणु में नाभिक के चारों ओर विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रॉनों
की प्रायिकता का परिकलन करने के लिए श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉनों के कौन से गुण, इलेक्ट्रॉनों के तरंग गुणों को एक समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब हम श्रोडिंगर समीकरण की व्युत्पत्ति देख लेते हैं। तो श्रोडिंगर समीकरण की व्युत्पत्ति, हमको पता है कि जब कोई कण अथवा इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा उसकी गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है, पता होना चाहिए, है ना, कि किसी कण अथवा इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा किसी कण या इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं ना, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा उसकी स्थितिज व गतिज ऊर्जा का योग होता है। मतलब कि क्या होता है कि जो कुल ऊर्जा रहती है, कुल ऊर्जा वो क्या होती है, कुल ऊर्जा को हम ई से दर्शाते हैं। ठीक है, कुल ऊर्जा बराबर क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब स्थितिज ऊर्जा को किससे दर्शाते हैं, स्थितिज ऊर्जा को दर्शाते हैं पी से। ठीक है, और गतिज ऊर्जा को के ई से। तो ये कुल मिला के क्या हो जाएगा, ई बराबर पी ई प्लस के ई। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का योग होता है। ठीक है, लिख सकते हैं ना, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब जो ये गतिज ऊर्जा है 1/2 mv², इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, है ना। तो गतिज ऊर्जा को हम निम्न रूप में लिख सकते हैं, गतिज ऊर्जा को हम निम्न रूप में लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो 12 mv² है, इसमें क्या कर देंगे हम, m को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 12 m × mv²/m। इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, ऊपर नीचे m का गुणा कर दिया और m का भाग दे दिए। ठीक है, या अंश और हर में m का गुणा कर दिए। ठीक है, दोनों एक ही बातें हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 mv² पूरे का बटा m, इस तरह से लिख सकते हैं। अब जो ये mv आया, mv के मान को डी ब्रोगली समीकरण से हम क्या लिख सकते हैं, डी ब्रोगली समीकरण से mv के
मान को डी ब्रोगली समीकरण से क्या होता है? डी ब्रोगली समीकरण से एम वी बराबर एच अपॉन क्या होता है? लैम्डा। ये होता है ना डी ब्रोगली समीकरण से, तो एम वी की जगह एच अपॉन लैम्डा लिख देंगे। तो यहाँ से क्या आ गया? हाफ एम वी स्क्वायर बराबर ये जो आया था यहाँ मान रख दिए 1/2 और एम वी की जगह एच अपॉन लैम्डा, ये एच अपॉन लैम्डा हो गया का वर्ग बटा क्या है? एम। ठीक, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं हम हाफ एम वी स्क्वायर बराबर ये क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, लैम्डा है ना, तो एच स्क्वायर बटा 2 लैम्डा स्क्वायर एम हो गया। ठीक है, और इसे दे देंगे हम समीकरण नंबर, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, सॉरी सेकंड देंगे, है ना, ये फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक, अब जो 2 से हाफ एम वी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से हाफ एम वी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा? ये इस हाफ एम वी की जगह यहाँ से ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर की जगह हम ये लिख देंगे, तो ये आ गया एच स्क्वायर बटा 2 लैम्डा स्क्वायर एम प्लस वी। या इसको क्या लिख सकते हैं? इसको ये वी को इधर ला सकते हैं, है ना, तो ये क्या आ जाएगा? अथवा ई ऋण वी इधर आ गया, है ना, तो एच स्क्वायर बटा क्या है? 2 लैम्डा स्क्वायर एम स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं है, है ना, ये एम है, ये एम है। ठीक, इसे दे देते हम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं? अगर लैम्डा स्क्वायर के रूप में लिखना है तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लैम्डा स्क्वायर बराबर, लैम्डा स्क्वायर को इधर ले गए, है ना, और ये ई ऋण बी ये पूरा नीचे आ जाएगा, तो एच स्क्वायर बटा 2 एम, ये एम और ई ऋण वी आ गया। ठीक है, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। अब कोई भी सूक्ष्म कण रहता है, वो तरंग गति से घूम रहा है, तो उसके लिए क्या होती है? दिशा होती है कि वो एक्स दिशा में घूम रही है, वाई दिशा में घूम रही है या जेड दिशा में घूम रही है। अब कोई कण तरंग गति से घूमता है, इसके लिए एक्स दिशा में तरंग गति के समीकरण को लिखा जा सकता है। मतलब कि कोई यदि तरंग गति से घूम रहा है तो उसके लिए एक्स दिशा के लिए क्या समीकरण होता है कि कर्ली, किसे क्या कहते हैं? कर्ली स्क्वायर, ये क्या है? साइन फंक्शन है ना, अपॉन कर्ली स्क्वायर, कर्ली एक्स स्क्वायर
एक्स दिशा के लिए प्लस 4 पाई स्क्वायर साइन अपॉन लैम्डा स्क्वायर बराबर 0। ये एक्स दिशा के लिए घूमते हुए कण के लिए तरंग समीकरण है। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। ठीक, यह है इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं इसे। ठीक है, अब जो ये समीकरण 4 है इससे ये लैम्डा का मान इस पे रख देंगे। तो इक्वेशन 4, ये 4 है, इक्वेशन 4 से लैम्डा का मान इक्वेशन 5 में रखने पर क्या होगा? इक्वेशन 5 में रखने पर कर्ली स्क्वायर साइन अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर साइन इंटू लैम्डा स्क्वायर। तो जो ये नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर का नीचे आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 2m ई वी अपॉन एच स्क्वायर बराबर 0। कर्ली स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस, इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 पाई स्क्वायर इंटू 2m ये अपॉन एच स्क्वायर, है ना। ई ऋण वी और साई को इधर लास्ट में लिख दिए बराबर 0। या इसको और कैसे लिख सकते हैं, कर्ली स्क्वायर साई अपॉन डेल, सॉरी डेल ही निकल रहा है बार बार, कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, है ना। 8 पाई स्क्वायर, ठीक है, m अपॉन एच ई ऋण वी साई इक्वल टू 0। और इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 6। ये 5 तक हुआ है, ये इक्वेशन नंबर 6। अब जो ये इक्वेशन मिला हमारा, ये किसके लिए है? जो कण एक विमीय गति कर रहा हो, क्योंकि ये एक्स दिशा के लिए है ना, एक विमीय गति के लिए ये तरंग समीकरण है। ठीक है, और मान लो एक्स वाई और जेड तीनों दिशा में गति कर रहे हैं तो उसके लिए अलग समीकरण लिख लेगा। यह कण के लिए तरंग समीकरण है जो कण एक विमीय गति एक्स दिशा में कर रहा होगा। अब मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिसकी गति तीनों दिशा में एक्स वाई और जेड दिशा में है, उसके लिए तरंग समीकरण किस प्रकार होगा? इलेक्ट्रॉन जिसकी गति एक्स वाई जेड तीनों दिशा में हो, उसके लिए तरंग समीकरण क्या होगा? तरंग समीकरण निम्न प्रकार की होगी। ये हो जाएगा हमारा कर्ली स्क्वायर साइन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस
करली स्क्वायर साइन करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर साइन करली जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h, यहाँ स्क्वायर है ना, h स्क्वायर e माइनस v साइन इक्वल टू 0 जब 3 डायमेंशियल गति कर रहा हो तीनों दिशाओं में, है ना। अब इसे और किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं करली अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस करली अपॉन करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर अपॉन करली जेड स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं साई को बाहर, है ना, प्लस क्या लिख सकते हैं 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e ऋण v साइन इक्वल टू 0। ठीक है, और जो ये समीकरण है ये भी क्या है, श्रोडिंगर समीकरण है। समीकरण 7 श्रोडिंगर समीकरण कहलाता है। ठीक है, ये वाला समीकरण जो है ये वाला समीकरण श्रोडिंगर समीकरण कहलाता है जब त्रिविम गति कर रहा हो कोई कण या इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके लिए तो इस तरह, और इन सब को क्या लिख सकते हैं, इन सब को हम लिख सकते हैं, ये जो होता है ये क्या होता है, लाप्लासिक संकारक होता है ना। तो इसे आगे भी लिख सकते हैं पर अभी हम यहीं तक बना लेते हैं, है ना, क्योंकि हमारे प्रश्न में यहीं तक पूछा गया है। ठीक है, तो ये वाला स्टेप आप नहीं करेंगे, चाहे तो कर सकते हैं पर ये मत करिएगा। यहाँ तक लिख के आप यह श्रोडिंगर समीकरण की भी उत्पत्ति है लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे। ये वाला स्टेप नहीं करेंगे, ये बहुत लंबा आगे चला जाएगा। हमको सिर्फ श्रोडिंगर समीकरण बोले हैं तो इसको नहीं करेंगे। एक्स वाई जेड क्या है, ये हैं हमारे 3 अंतरिक्ष कार्तीय निर्देशांक है, कार्तीय निर्देशांक हैं। ठीक है, ये एक्स वाई जेड कार्तीय निर्देशांक है। ठीक है, और एम क्या है, एम है हमारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तथा एम बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा या संपूर्ण ऊर्जा। ई बराबर इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा या संपूर्ण ऊर्जा। ठीक है, और V क्या है, V इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा। V बराबर कैपिटल V बराबर इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा। और साइन ये क्या है, तरंग फलन, इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन। ठीक है, और एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। तो इस तरह से आप श्रोडिंगर समीकरण की व्युत्पत्ति कर सकते हैं। ठीक है।